हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी क्वेस्ट, क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू एज बैंक एग्जाम्स। दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर एक सेशन लेकर के आऊँगा। बैंक से रिलेटेड जो भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो डेली मैं लेकर के आऊँगा 30 मिनट के लिए। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पे अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको बेस्ट एडुकेटर यहाँ पर मिलेंगे। तो अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने का मौका पाइए। देखिए, टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आप इस लिंक के थ्रू हमसे टेलीग्राम ऐप से जुड़ सकते हैं और एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेशन और पीडीएफ के रूप में मटेरियल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये बैंक का एग्जाम का सब्सक्रिप्शन का सिस्टम है जिसमें कि 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के लिए है। अगर आप 12 मंथ यानी कि 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फी रखी गई टोटल 6,000 रुपये और 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फी रखी गई 7200 रुपये। लेकिन दोस्तों, आप मेरा ये कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और 1 साल के लिए जहाँ फी थी 6,000 रुपये वहाँ पर आपसे लिया जाएगा मात्र 5,400 और 2 सालों के लिए फी थी 7200, वहाँ पर लेंगे 6,480 रुपये। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा ये कोड RPK10। दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो जैसे कि बैंक एग्जाम में जीए एक सेक्शन होता है जिसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं। ये 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इस जनरल अवेयरनेस को आप 3 पार्ट में बांट दीजिए। पहला है बैंकिंग इकोनॉमिक्स, दूसरा है करंट अफेयर्स और तीसरा है मिसलेनियस, जिसे कि आप स्टैटिक जीके भी कहते हैं। बैंकिंग इकोनॉमिक्स की बात करें तो 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। करंट अफेयर्स 10 से 15 नंबर और 5 से 7 नंबर का मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसे स्टैटिक जीके भी कहते हैं। हम आपके लिए डेली लेकर के आएंगे यहाँ पर बैंकिंग इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि आप जीए के आगे लिखता है स्पेशल रेफरेंस फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा बैंक एग्जाम के लिए। सेशन का पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड। फर्स्ट ऑप्शन है 1 जनवरी 1949, सेकेंड है 1 अप्रैल 1950, थर्ड है 1 जनवरी 1950, थर्ड है 1 अप्रैल 1951 और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 1949। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई बना कब है? तो आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 और 1937 में बर्मा इंडिया से अलग हुआ, 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि लोगों में एक असंतोष की भावना फैल गई, यानी कि ये देश जब यहाँ से जा रहा था तो अपना शेयर बेच के जा रहा था और ब्रिटिश इस शेयर को खरीद रही थी। तो भारतीयों में एक असंतोष की भावना फैल गई कि मेरा देश आज़ाद रहेगा, लेकिन शेयर इसमें किसका होगा? तो ब्रिटिशियन का। और अंततः क्या हुआ कि आज़ादी के 2 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया और उस समय में उसके पास मात्र 5 करोड़ रुपए का फंड था, जहां पर शेयर की वैल्यू थी 100 रुपया पर यूनिट शेयर। तो हम लोग याद रखेंगे कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई हु हैज बीन हैंडेड ओवर चार्ज ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। अब देखिए, आरबीआई के बनने से पहले हमारे देश में सन 1806 बना था बैंक ऑफ बंगाल, सन 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को उस समय में कहा गया था प्रेसिडेंसी बैंक। ये प्रेसिडेंसी बैंक बन गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कुछ हिस्सा आगे जाकर के बना है एसबीआई और आरबीआई। यानी कि आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट से पहले जितने भी काम काज थे वो देखती थी कौन? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, which of the following public sector bank has the largest number of branches in foreign countries? पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा बैंक ऑफ इंडिया, चौथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पांचवा आईडीबीआई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सबसे ज्यादा ओवरसीज ब्रांचेस हैं, टोटल 52। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो टोटल 50 है
और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो टोटल 29, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज एसबीआई फॉर्म्ड? एसबीआई कब बना है? तो एसबीआई बना है 1 जुलाई 1955। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने कहा कि 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 40 बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंक को मिलाकर बनाया गया प्रेसिडेंसी। वही प्रेसिडेंसी बैंक बनता है इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक का नाम ही बदल करके 1 जुलाई 1955 रखा गया। क्या? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना है? तो 1 जुलाई 1955। तो यहां से दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट डे कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे हम लोग 1 जुलाई, और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई फर्स्ट हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश्ड इन। आरबीआई की हम बात करें तो वर्तमान समय में हेडक्वार्टर कहां? तो वर्तमान में हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। लेकिन क्वेश्चन है कि फर्स्ट हेडक्वार्टर, तो फिर फर्स्ट हेडक्वार्टर कहां रखा गया था? कोलकाता, यानी कि 1935 में बना है आरबीआई, और 1937 में बर्मा इंडिया से अलग हुआ। उसी साल इसके हेड ऑफिस को कोलकाता से परमानेंटली मूव कर दिया गया। कहां? मुंबई। दोस्तों ये क्वेश्चन इससे पहले प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा कि आरबीआई का फर्स्ट हेडक्वार्टर कहां? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैंक वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी इन 1990? पहला ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा बैंक ऑफ बड़ौदा और पांचवा बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो महात्मा गांधी ने किया था 11 नवंबर 1919। एक लिमिटेड कंपनी के रूप में थी, और इसका हेड ऑफिस रखा गया कहां? तो मुंबई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके टैगलाइंस की बात करें तो इसका टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ, यानी कि अच्छे लोग अच्छा बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनल रूरल बैंक इज स्पॉन्सर्ड बाय। रीजनल रूरल बैंक की बात करें आरआरबी, तो इसमें बेसिकली 3 लोगों का शेयर है। किसका किसका? तो पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है स्पॉन्सर्ड बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल 50% है, स्टेट गवर्नमेंट के 15% शेयर है और स्पॉन्सर्ड बैंक 35%। स्पॉन्सर्ड बैंक कौन होगा? तो आरआरबी जब बना था, आरआरबी कब बना है? तो गांधी जी की जयंती पर इसकी शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 1975। तो उस समय में जितने भी नेशनलाइज बैंक थे उनको कहा गया कि आपको एक एक बैंक का स्पॉन्सरिंग करना है, जिसको कि हम लोग प्रायोजक या प्रवर्तक कहते हैं। जैसे बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, तो ये दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर है पीएनबी। पहला जो आरआरबी बना था वो प्रथमा बैंक था, जिसको खोला गया कहां? यूपी के मुरादाबाद में, और उसका स्पॉन्सर्ड क्या था? सिंडिकेट बैंक। तो क्वेश्चन है रीजनल रूरल बैंक इज स्पॉन्सर्ड बाय, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैंक इज द इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। अब देखिए इंडिया में जो बैंकिंग का सिस्टम है, इसमें बैंक को बेसिकली 4 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सा बैंक? तो पहला बैंक है कौन सा? सेंट्रल बैंक, दूसरा है कॉमर्शियल बैंक, तीसरा बैंक है कोऑपरेटिव बैंक और चौथा कौन सा? डेवलपमेंट बैंक। कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक बेसिकली 2 तरह का है। कौन कौन सा? तो एक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक और दूसरा है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक की देखें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंडिया में 2 तरह का, एक पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, ये इसमें बेसिकली 2 तरह के बैंक आते हैं। कौन कौन सा? तो एक हो गया नेशनलाइज्ड बैंक और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया में टोटल 4 पार्ट में बटा हुआ है। एक इंडियन प्राइवेट बैंक, दूसरा फॉरेन प्राइवेट, तीसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक और चौथा है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक। तो हम क्वेश्चन था यहाँ कि विच बैंक इज द इंडियाज 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। पहला ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा एचडीएफसी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा एक्सिस बैंक। यानी पहले नंबर पे क्या है? तो आईसीआईसीआई बैंक, जो कि प्राइवेट बैंक में लार्जेस्ट नंबर में है। दूसरा कौन सा? तो एचडीएफसी बैंक और तीसरा कौन सा? तो एक्सिस बैंक।
तो आंसर क्या होगा इसका, एक्सिस बैंक इज द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट या बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सही आंसर होगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसपे कि इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं कराया जाता। बेसिकली आप देखें तो आप एक टर्म सुने होंगे एनडीटीएल। इस एनडीटीएल को बोलते हैं हम लोग नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। बेसिकली हमारा पैसा बैंक के पास दो फॉर्म में है, या तो डिमांड के फॉर्म में है, नहीं तो टाइम के फॉर्म में है। डिमांड के फॉर्म में है तो क्या सब है यहाँ, तो होगा या तो करेंट अकाउंट, सेविंग या फिर सेविंग अकाउंट। टाइम के फॉर्म में है तो क्या सब है यहाँ, तो होगा एफडी नहीं तो आरडी। तो देखिए करंट अकाउंट जो है वो बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए होता है, और ये जो सेविंग अकाउंट है ये जनरल पब्लिक या इंडिविजुअल्स के लिए होता है। कौन सा अकाउंट, सेविंग। सेविंग अकाउंट पर बैंक इंटरेस्ट देती है, करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं देती है। सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल्स के लिए खोला जाता है, इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ, डिपॉजिट और विड्रॉ के ट्रांजैक्शन की भी एक लिमिट होती है, जबकि करंट अकाउंट में डिपॉजिट और विड्रॉ के ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होती। तो हम लोग याद रखेंगे क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा करंट अकाउंट। यानी कि हम लोग याद रखेंगे करंट अकाउंट पर बैंक इंटरेस्ट नहीं देती। इधर हम एफडी और आरडी की बात करें तो एफडी को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी को बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में पैसा हमें वन टाइम डिपॉजिट करना होता है। जैसे कि अगर मैंने 50,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया तो 50,000 रुपए मुझे वन टाइम डाउन पेमेंट करनी है। लेकिन हम सैलरीड पर्सन है तो हम उसी पैसे को इंस्टॉलमेंट पर दे सकते हैं, ये है रिकरिंग डिपॉजिट्स। और इन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा, एनडीटीएल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऐसा बैंक अकाउंट है जिस पर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैंक इंस्टीट्यूशंस हैंडल्स रीफाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। पहला ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा है सिडबी, तीसरा पीएनबी, चौथा आरबीआई, पांचवा एसबीआई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। जैसे कि हम बात करें तो कोई किसान है या कोई कस्टमर है, इसको कभी भी नाबार्ड डायरेक्ट लोन नहीं देती, तो क्या करती है, तो नाबार्ड उसको लोन देती है जो किसानों को लोन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली नाबार्ड फाइनेंस करेगी किसको, आरआरबी को। आरआरबी किसको देगा, किसानों को। इसके अलावा भी कोई भी कमर्शियल बैंक अगर किसान को लोन दे रहा है तो उसको नाबार्ड देगी। यानी नाबार्ड डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करती, तो क्या करती है, फाइनेंस प्लस फाइनेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रीफाइनेंस। क्या बोलते हैं, रीफाइनेंस। याद रखिएगा पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराती है कौन, नाबार्ड। तो क्वेश्चन था कि विच बैंक इंस्टीट्यूशंस हैंडल्स रीफाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, तो एक रीफाइनेंस एजेंसी है जो बना कब था दोस्तों, याद रखिएगा नाबार्ड बना है 12 जुलाई 1982, यानी कि 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की हेड ऑफिस कहाँ रखी गई, तो नाबार्ड की हेड ऑफिस रखी गई है मुंबई। नाबार्ड के अभी चेयरमैन वर्तमान समय में कौन है, तो नाबार्ड के चेयरमैन है, याद रखिएगा हर्ष कुमार भानवाला। भानवाला, हर्ष कुमार भानवाला। नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ, मुंबई। नाबार्ड कब बना है, 12 जुलाई 1982। तो नाबार्ड से रिलेटेड एक्ट क्या होगा, तो नाबार्ड से रिलेटेड एक्ट है नाबार्ड एक्ट 1981। तो नाबार्ड से रिलेटेड ये सब सारे इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। पहला तो इससे क्वेश्चन और भी बन सकता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म तो क्या होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। फाइनेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये अपेक्स इंस्टीट्यूशंस है कौन, नाबार्ड। नाबार्ड कब बना है, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ, मुंबई। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो हर्ष कुमार भानवाला। और नाबार्ड से रिलेटेड एक्ट कौन सा, तो नाबार्ड एक्ट 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन। सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है वो कैसे, डेली बेसिस या क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डेली बेसिस। जैसा कि हम देखें तो आरबीआई ने 2010 में ये नियम बनाया था बैंकों से रिलेटेड कि इंटरेस्ट रेट जो है उसका कैलकुलेशन सेविंग अकाउंट पर डेली बेस पर होना चाहिए, यानी कि एंड ऑफ द ईच डे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है, तो हम लोग याद रखेंगे डेली। और ये एफडी का इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है, यानी कि एफडी और आरडी, तो उसका याद रखेंगे क्वार्टरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर सेटिंग अप ए कमर्शियल बैंक इन इंडिया। अगर हम इंडिया में कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिशमेंट करते हैं तो हमारे पास मिनिमम पैसा कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 500 करोड़। यानी कि आप लोग याद रखिएगा कि 500 करोड़ का तो कैपिटल चाहिए ही, और साथ ही साथ 10 साल का फाइनेंशियल सेक्टर चलाने के एक्सपीरियंस। कितने सालों का? 10 सालों का फाइनेंशियल सेक्टर चलाने का एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के 25% ब्रांचेज ऑलरेडी वर्क कर रहे हो कहाँ? तो रूरल एरिया में। तो 3 कंडीशन है हमारे इंडिया में बैंकिंग सेटअप करने के लिए। पहला है कि 500 करोड़ का कैपिटल चाहिए, दूसरा क्या है कि 10 सालों का फाइनेंशियल सेक्टर चलाने का एक्सपीरियंस, और तीसरा है कि 25% ब्रांचेज ऑलरेडी उसके वर्क करने चाहिए कहां? तो रूरल एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू सेट अप एटीएम इन इंडिया। देखिए पहला जो बैंक था, कौन सा ऐसा बैंक था जिसने इंडिया में एटीएम लगाया? एटीएम की बात करें तो सबसे पहले जो है वो एचएसबीसी बैंक ने 1987 में ही इंडिया में एटीएम लगा दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। दोस्तों नाम से लगता है कि ये चाइनीज बैंक होगा, लेकिन इसका हेड ऑफिस अभी भी इंग्लैंड में है। तो सबसे पहला जो एटीएम लगाने वाला बैंक था वो कौन सा? एचएसबीसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज आईबीए एस्टैब्लिश्ड। व्हेन वाज आईबीए एस्टैब्लिश्ड। इसका जो सही आंसर है होगा 1946। आईबीए बैंकों से रिलेटेड ये एक एसोसिएशन है जिसको हम लोग इंडियन बैंक्स एसोसिएशन कहते हैं। ये कब बना है? तो फॉर्म्ड ऑन 26 सितंबर 1946। यानी कि ये बना है कब? तो 26 सितंबर 1946 में। बैंकों से रिलेटेड एसोसिएशन कौन सा? तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ रखा गया? तो याद रखिएगा हेड ऑफिस इसका भी कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट, व्हाट इज द सीबीएस इन बैंकिंग टर्म। देखिए सीबीएस इसको हम लोग बोलते हैं कोड बैंकिंग सॉल्यूशन। याद रखिएगा कोड बैंकिंग सॉल्यूशन, कोड नहीं, यहाँ है कोड। कोड जो है ये अपने आप में एक शॉर्ट नेम है, CORE। इस कोड का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड, O का मतलब होता है ऑनलाइन, R का मतलब है यहाँ पर रियल टाइम, और E का मतलब होता है एक्सचेंज। यानी कि इसके फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति अपना कह रहा है कि मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली कनॉट प्लेस ब्रांच पे है, दूसरा कह रहा है कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई नारीमन पॉइंट ब्रांच पे है। लेकिन अब ऐसा सीबीएस के आने के बाद ये कॉन्सेप्ट अब नहीं है। अब क्या है कि अगर मेरा अकाउंट है तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यानी कि यह सिस्टम सीबीएस के आने से हुआ। सेंट्रलाइज मेथड लाया गया। जैसे कि आप देखिए कि सर्किल का साइज इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, हर सर्किल में सेंटर होता है। यानी कि अगर आपको रेडियस बढ़ानी है तो भी सेंटर में जाना होगा, डायमीटर बढ़ाना है तो भी सेंटर में जाना होगा, सरकमफेरेंस बढ़ानी है तो भी सेंटर में जाना होगा। यानी कि उस सर्किल की पूरी व्यवस्था जो कंट्रोल हो रही है वो कहां से? सेंटर से। और यही सेंटर से वर्ड लिया गया सेंट्रलाइज्ड, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। यानी कि पहले जो होता था कि आपको कोई भी काम करने के लिए अपने होम ब्रांच ही जाना होता था, इस होम ब्रांच का सिस्टम अब समाप्त हो गया। यानी कि अब जो है आप कस्टमर पर्टिकुलर ब्रांच के नहीं, उस बैंक के हैं। यानी आपका अकाउंट कहीं भी हो, आप पासबुक कहीं भी अपडेट करा सकते हैं। आपका अकाउंट कहीं भी हो, आप पैसा डिपॉजिट कहीं भी कर सकते हैं, विड्रॉ कहीं भी कर सकते हैं। यह सिस्टम आया किसके आने से? तो सीबीएस, जिसको बोलते हैं हम लोग कोड बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट है व्हाट इज एलपीजी इन बैंकिंग टर्म। तो दोस्तों याद रखिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यहां नहीं बोलना है, इसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1990 के कंसेप्ट के बाद इस एलपीजी मॉडल पे हम लोग काम करने लगे, जहां पर क्या होता था कि सबसे पहले जो कंसेप्ट आया इस एलपीजी से भी पहले आया था नेशनलाइजेशन, जो इंदिरा गांधी के समय में आया।
जितने प्राइवेट बैंक थे वहां पर गवर्नमेंट ने अपना शेयर बढ़ाया, उसे हम लोगों ने कहा नेशनलाइजेशन। इस नेशनलाइजेशन के कंसेप्ट के बाद बेसिकली राजीव गांधी के समय में कंसेप्ट आया ग्लोबलाइजेशन। पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में घोषित किया गया कि कोई भी कहीं भी जाकर व्यापार कर सकता है। साथ ही साथ मनमोहन सिंह जी लेकर के आए लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट, जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश में नरसिम्हा राव और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन, तो मनमोहन सिंह। उसने कहा कि लिबरल नीति अपनाओ, यानी कि विदेशी कंपनियों को इंडिया आने दो, और यहां से लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट हुआ, जिसका फायदा आज आपको देखने को मिलता होगा। कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे इंडिया में काम कर रही है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये कंसेप्ट आया प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर देना, यानी कि जो सेक्टर गवर्नमेंट खुद से हैंडल नहीं कर पा रही थी उसको उन्होंने क्या किया कि प्राइवेटाइज कर दिया। इसके बाद अभी आप सुने होंगे डीमोनेटाइजेशन, जिसको विमुद्रीकरण कहते हैं। ये सारे टर्म जो भी है ना, ये सब के सब जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी है, यानी कि आर्थिक सुधार की नीति आप इसे कहते हैं। जैसे कि नेशनलाइजेशन, उसके बाद नेशनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और विमुद्रीकरण। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पर होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है कि विच इज की पॉलिसी रेट्स यूज्ड आरबीआई इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट। पहला ऑप्शन है बैंक रेट एंड एमएसएफ, दूसरा है रेपो एंड रिवर्स रेपो, तीसरा है सीआरआर और एसएलआर, चौथा है बोथ 1 and 2 और ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बैंक रेट, एमएसएफ और रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है वो रेट है रेपो। रिवर्स रेपो में क्या है कि कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस अमाउंट कहां डिपॉजिट कर देती है, आरबीआई के पास, और आरबीआई उसे जिस रेट पर रिटर्न करता है वो रेट क्या है, तो रिवर्स रेपो। उसके बाद अगर हम बात करें तो एमएसएफ, एमएसएफ में क्या होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों को एक रात के लिए लोन प्रोवाइड करती है, यानी कहने का मीनिंग कि जब सीआरआर एसएलआर हमारा मेंटेन नहीं हो पाता तो आरबीआई टोटल अपने एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का 2% तक कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करती है सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, एक ऑप्शन और है क्या, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, देखिए जैसे कि रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, वैसे बैंक रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, विच रेट्स सिग्नल्स द आरबीआई लॉन्ग टर्म आउटलुक ऑन इंटरेस्ट रेट। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से आरबीआई कमर्शियल बैंक को जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करेगी तो इसे हम लोग कहते हैं बैंक रेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैंक रेट। नेक्स्ट, which what act has given control and supervision to RBI over the commercial bank। देखिए यहाँ पर दो तरह का एक्ट बेसिकली आपको जानना है, कौन कौन सा, तो एक एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934 और दूसरा एक्ट है कौन सा, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगर हम बैंकिंग लाइसेंस की बात करें तो वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत मिलेगा, लेकिन बैंकों का जो काम काज है जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, ये सारा आपको मिलेगा किस एक्ट के थ्रू, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि व्हाट एक्ट हैज गिवन कंट्रोल एंड सुपरविजन पावर टू आरबीआई ओवर कमर्शियल बैंक्स। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन है आरबीआई एक्ट 1934, दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1960। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बोथ। देखिए किसी भी बैंक को, यानी कि यहां पर क्या सुपरविजन पावर आरबीआई ओवर कमर्शियल बैंक, तो इसके लिए दोनों एक्ट होना जरूरी है, आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बेसिकली हम लोग देखें दोस्तों तो अभी जितना भी टर्म हमने डिस्कशन किया उसको हम नेक्स्ट क्लास में ब्रीफ में लेकर के आएंगे, जिसमें से पहला क्या है एनडीटीएल। इसको हम लोगों ने कहा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी कि हमारा पैसा जो बैंक के पास है वो दो फॉर्म में, या तो डिमांड का फॉर्म होगा नहीं तो टाइम का फॉर्म होगा, डीएल और टीएल। डीएल को क्या बोलते हैं हम लोग,
तो डीएल को बोलते हैं हम लोग डिमांड लायबिलिटीज और टीएल को बोलते हैं टाइम लायबिलिटी। यानी कि हमारा पैसा बैंक के पास दो फॉर्म में, एक डिमांड के फॉर्म में, दूसरा टाइम के फॉर्म में। जब आपका डिमांड हो तो आप पैसे को डिपॉजिट करिए और जब डिमांड हो तो पैसे को विड्रॉ कर लीजिए। ऐसा होता है किसमें, डिमांड लायबिलिटी में। लेकिन हम अपने पैसे को सर्टेन टाइम के लिए बैंक के पास छोड़ दें, एफडी और आरडी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, टाइम लायबिलिटी। और इन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाता है, एनडीटीएल। और इस एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एनडीटीएल का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो याद रखिएगा हमारा पैसा बैंक के पास दो फॉर्म में, या तो डिमांड के फॉर्म में होगा, नहीं तो टाइम के फॉर्म में। और इन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाता है, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। देखिए दूसरा एक टर्म आया क्या यहाँ पर, तो CRR और SLR। ये सारा टर्म हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में आपके पास। इसे बोलते हैं हम लोग कैश रिजर्व रेशियो और इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा कि एक टर्म आया NDTL। तो NDTL का मतलब ये होता है कि हमारा पैसा बैंक के पास है या तो करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या FD या RD के फॉर्म में। तो अगर NDTL आप जानते हैं तो CRR समझना बहुत ही आसान है। क्या है, जैसे सपोज करिए कि ये है कमर्शियल बैंक और ये है RBI। कमर्शियल बैंक क्या करती है कि अपने NDTL का सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में रिजर्व रख देती है। कहां, तो RBI के पास। और ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व कहलाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। वहीं पर हम देखें तो कमर्शियल बैंक अपने NDTL का सर्टेन परसेंटेज, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एटसेट्रा के रूप में अपने पास रिजर्व रखती है। तो यह रिजर्व क्या कहलाता है, तो SLR, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों हम आपके पास नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कहने का मीनिंग उसका एक ओवरऑल व्यू दे दें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दो पॉलिसी है बेसिकली, कौन कौन सी, पहला है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करती है, तो RBI। और फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आप देखें तो बजट किस पॉलिसी में आएगा, फिस्कल पॉलिसी में। RBI रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन किस पॉलिसी में आएंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी में। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि हु फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, RBI। एंड हु फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, तो जाइए यूट्यूब चैनल क्वेस्ट अनअकैडमी और जाइए यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम लिंक के थ्रू। और मेरा ये कोड आप जरूर याद रखिएगा, RPK10। क्या होगा, इस कोड को डालते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों बैंक के एग्जाम में कोई भी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस पूछी गई हो या आगे एग्जाम में आएगा, वो हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर याद मिल जाएगा। जैसे याद रखिएगा आप क्वेस्ट अनअकैडमी। थैंक यू सो मच।